नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और एक बार फिर आपके सामने लेकर के हाज़िर हूँ, ये शानदार प्रोग्राम, जिसमें हम अलग-अलग विविध विषयों पर बातचीत करते हैं और इस बातचीत में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो कि एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सत्ता के गलियारों की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हर कोई आता तो इस तरह के वादे और इस तरह की बातें लेकर के कि भई हम देश के लिए ये करेंगे, देश के लिए वो करेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब सत्ता की कुर्सी पे व्यक्ति टिक जाता है, जम जाता है, तो देश और समाज कहीं न कहीं बैकफुट पर जाते पीछे छूट हुए जाता हमने कई बार देखा है। लेकिन कभी-कभी इतिहास में कुछ चीज़ें घटती हैं, शायद वो घटने के लिए घटती हैं और मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि परिस्थितियों की उपज ही कोई व्यक्ति होता है और शायद स्थितियाँ और हालात इस देश के ऐसे बने कि वहाँ से एक चेहरा हमारे सामने निकल कर के आता है, जो कि है हमारे माननीय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज उन पर थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको कई तरीके से घेराव भी उनका किया जाता है, कई तरह की बातें भी होती हैं। है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आपके अनुसार उनमें क्या ऐसी खास बात है कि जो उनको अलग बनाती है? बहुत बढ़िया। ये एक बड़ा सामयिक और बर्निंग क्वेश्चन है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ आजकल सत्ता के गलियारों में इस तरह की बड़ी आवाज़ें उठती रहती हैं। बहुत इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हीराबेन जी के सुपुत्र, और भी भाई हैं, सब अपने-अपने व्यापार में उसमें लगे हुए हैं, जॉब में। आप एक बात ये देखें कि जो आदमी एक चाय बेचता था स्टेशन पे और वो आज देश का प्रधानमंत्री है, तो कोई मामूली तो घटना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। कोई मामूली चीज नहीं है। एक वो किसी कोई इंडस्ट्रियल बन जाए, कोई और चीज बन जाए, आईएएस अफसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, पढ़ लिख के, बात अलग है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवान्वित करता है आदमी को, बहुत बड़े गौरव की बात है। तो अब आप ये सोचिए कि कोई तो बात होगी उस आदमी के अंदर जो आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है, चुन के बैठाया है, कोई जबरदस्ती नहीं बैठ गए। और आज क्या, पहले से ही जो विपक्ष है, जो और लोग हैं, वो उनके बारे में तरह तरह की बेकार की बातें फैलाते रहते हैं। उनको बिना बात के लिए उनका बुराई ये करना, कमी निकालना, ये करना, और मतलब बड़ा अजीब सा वातावरण बना देना। जबकि वो आदमी, उसको मैं मानता हूं कि सन ऑफ इंडिया एक वर्ड है, भारत माता का सुपुत्र, उसकी संज्ञा में मोदी जी को देता हूं कि वो भारत माता के इकलौते सुपुत्र हैं। सेकंड आयरन मैन ऑफ इंडिया मैं उनको कहता हूं। पहले आयरन मैन लौह पुरुष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सेकंड लौह पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो गुजरात, मैंने भी पहले के एक एपिसोड में बताया था कि गुजरात की धरती को नमन है, शत नमन है, कि जिसने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष, ऐसे ऐसे युग पुरुष को जन्म दिया, जिसमें मैंने आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात की धरती को इस बात का बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उसने ऐसे ऐसे लोगों को, क्रांतिकारी पुरुषों को इस धरती पर उतारा, जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं। इनको मैं सेकंड आयरन मैन के बाद इनको संज्ञा देता हूं, एक शेर की।
ही इज जस्ट लाइक ए लॉयन। शेर जंगल में अकेला होता है, उसके पीछे जानवर भागते रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कर, लेकिन शेर अपना अकेला चलता है, और जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। तो मैं इनको शेर बोलता हूँ कि वो शेर है, लॉयन, ही इज द लॉयन। तीसरी बात इनकी जो है खास, बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार, और कुछ भी कोई कहता रहो फर्क नहीं पड़ने वाला। सूरज को जो थूकता है ना देख के, उसका थूक उसके मुंह पे गिरता है, सूरज पे नहीं जाता। लेकिन बड़े सारे लोग सवाल उठाते हैं कि वो 2.5 लाख का सूट पहनते हैं और 20,000 किलो रुपए किलो की मशरूम खाते हैं, तमाम इस तरह की बातें होती हैं, इनके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो इनकी बात रही, और पहले वाले प्रधानमंत्री क्या करते थे, जो पहले हमारे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, इनके नाम यही तो है कि 2.5 लाख का सूट पहनते थे। ये भी गलत है। ठीक है, कपड़े अच्छे पहनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का प्रधानमंत्री जो विदेशों में है, जिसने भारत का नाम आज रोशन किया है, सूरज की तरह चमकाया है, तो वो नरेंद्र दामोदर मोदी जी है। तो अगर वो उल्टे सीधे कपड़ों में, उल्टी सीधे ड्रेस में चले जाएंगे, भारत का क्या नाम होगा? तो उनको जब किस किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है एक आदमी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगर अच्छी ड्रेस में नहीं जाएगा, अच्छे कपड़ों में नहीं जाएगा, तो देश का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उसका ही नहीं पड़ेगा तो देश का क्या पड़ेगा? तो वो तो जरूरी है, क्योंकि ये पोस्ट को जस्टिफाई करना है। प्रधानमंत्री है, मामूली बात नहीं है, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कंट्री को, तो उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? अच्छा, फिर मशरूम खाना है, वो खाना, इससे क्या मतलब है? अरे एक आदमी 24 घंटे में 18 घंटे जनता के सेवक की तरह काम करता है, जिसको जो खुद पर को प्रधान सेवक बोलता है, तो वो आदमी में एनर्जी कहां से आएगी अगर वो बढ़िया चीज नहीं खाएगा तो? है, मुझे एक समझ में नहीं आता कि लोगों की धारणा क्या है। मतलब चाहते हैं कि वो सब कुछ करे, इसका मतलब जादुई गुड्डा ला के बैठा दो, जो ना कुछ खाए ना कुछ पिए, और तुम्हारा काम करता रहे बस। अजीब बात है यार। मतलब एक इंसान है, इंसान आपका इतना काम कर रहा है, एक जो जिसके कोई परिवार नहीं, जिसके कोई भी बच्चा नहीं, जिसके जो भाई हैं वो आज भी उसी स्थिति में है जो पहले थे, जबकि जिस आदमी को 10 साल देश का प्रधानमंत्री बने हुए हुए, उसका परिवार आज भी वही है। और प्रधानमंत्री को देख लो कि जिनके, या प्रधानमंत्री छोड़िए और मंत्री मामूली, कि इन लोगों के रिश्तेदार कहां कहां पहुंच गए, अपनी पोस्ट का फायदा कितना उठाया इन लोगों ने। ये आदमी वो आदमी है ईमानदार, वो शेर है, जो कभी पसंद नहीं करता इस सब चीजों को। आज भी भाई वहीं के वहीं है, जो काम पहले करते थे आज भी वही करते हैं। मादा जी आज भी उनकी डेथ से पहले वहीं रहती थी गुजरात में, हीरा बहन जी देवी थी, देवी। मैं तो उनकी तुलना देवी से करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे महापुरुष को जन्म दिया। मैं तो इनको कहता हूँ ये सन्यासी है, ये संत है, ये आजकल के संत है। और भारत को क्या, भारत की जनता को, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसको आज इतना बड़ा तोहफा ईश्वर ने दिया है। ये वो सूर्य की बात ही है कि ये मुझे आपकी बात पे एक बात याद आ गई। नेस्टाडमस एक बहुत बड़े वो हुए हैं भविष्यवक्ता, उनकी जो फोरकास्ट थी, जैसे इंदिरा गांधी का मर्डर होना तो था, पहले ही उन्होंने 100 साल पहले ही बता दिया था कैसे होगा। राजीव गांधी का जैसे होना था वैसे ही बता दिया था। तो उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी में, 21वीं सदी में भारत में एक ऐसा सूर्य पैदा होगा जो भारत की पताका को पूरे विश्व में चमकाएगा, और जिसकी चमक से सारे सितारे छुप जाएंगे। तो वो सूर्य है नरेंद्र दामोदर मोदी। आज मैं उसकी बात याद करता हूं तो समझता हूं कि वाकई में क्या क्या था वो फोरकास्ट करने वाला भविष्य में, कि सूर्य को उसने कहा कि भारतवर्ष की भूमि पैदा होगा, और जो भारत की रोशन करेगा भारत के नाम को पूरी दुनिया के अंदर, वो आज मोदी जी कर रहे हैं। लोग बाबू क्यों नहीं हजम हो रहे? इसलिए हजम नहीं हो रहे कि वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय समाज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लेफ्ट विंग और राइट विंग, 2 ऐसी विचारधारा समानांतर रूप में चलती रही है। लेफ्ट विंग की अगर बातचीत की जाए तो वो कहते हैं कि भई हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं। उनका कहना ये है कि भई आप जो हैं धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म और संस्कृति की बात करते हैं,
और उसमें कहीं न कहीं हिंदू धर्म की बात करते हैं, और जबकि हम समाजवाद की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। दरअसल असलियत है क्या? मैंने पहले भी कई बार बताया कि ना तो कोई हिंदू धर्म है, ना कोई धर्म की राजनीति हो रही है। जो भारत में रह रहा है, वो केवल भारतीय है और उसको केवल एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब बेकार की भ्रांतियाँ हैं, ये एक-दूसरे को लड़ाने का तरीका है। जितने भी विपक्षी पार्टी है जो जातिवाद उठाती हैं और ये करती हैं, ये सब एक-दूसरे को लड़ने का तरीका है। जिससे एकता ना हो, और जब एकता नहीं होगी देश समाज में, तो समाज ऊपर उठेगा कैसे? तो सब बर्बाद करने वाली चीजें हैं। मोदी जी जैसा बनना बड़ा मुश्किल काम है। ये वो इंसान है कि जिसे सब कुछ कुर्बान किया अपने जीवन में, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। इसको कुछ भी कहना, तो मैंने बताया ना कि ये सूरज को देख के अगर आप थूकोगे, तो वो थूक आपके मुंह पे ही आके गिरेगा, सूरज पे नहीं गिरेगा। तो ये वो सूरज है। बिल्कुल, विरोध भी बहुत हुआ डॉक्टर साहब कि भई इनका कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो नोटिस की, जनमानस ने नोटिस की, आम जनता ने नोटिस की, कि सबसे पहले इन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, और उसमें लोगों ने कूड़ा जगह-जगह फेंकते थे, गाड़ियों से निकाल के फेंक दिया, ये करके, तो लोगों में बड़ा एक तरीके से नया जोश था, नई ऊर्जा थी। और कहीं न कहीं मैं पाता भी हूँ कि राष्ट्रवाद की भावना जिस कदर बलवती हुई नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के दौरान, कि राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति, मैक्सिमम जो है लोगों के अंदर एक भावना जैसी पैदा हुई, ये पहले कहीं न कहीं मिसिंग था। लेकिन लोगों को इसमें भी बहुत सारी खामियाँ नज़र आती हैं। ऐसा है कि जिसके लिए देश सर्वोपरि है, उसको तो ये बातें सब सही लगेंगी, और जिसके लिए देश की जगह अपना स्वार्थ सर्वोपरि है, तो उसको तो सब बातें गलत ही लगेंगी। सिंपल बात है। और एक बात और है, बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि जब भी कोई महान आत्मा, कोई महान पुरुष हमारे बीच में जन्म लेता है, हमारे बीच में रहता है, उठता बैठता है, हम उसकी महत्व को नहीं समझ पाते। जाने के बाद, बिछुड़ जाने मैं के वही बाद। बता रहा हूँ, वही आपको अब उदाहरण दूंगा मैं आपको इन चीजों के, कि उसके सामने तो हम उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, और जब वो चला जाता है, तब उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं। लानत है ऐसी भावना के ऊपर, और लानत है ऐसी पूजा के ऊपर। अरे जब तक वो आदमी है, उसको प्यार दो, सम्मान दो, सहयोग दो। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो। अगर आपका बच्चा कोई फर्स्ट आता है, तो आप उसे चांटा मारते हैं, आप उसे गाली बकते हैं? बताइए क्या करते हैं? आप उसे प्यार करते हैं, आप उसका उत्साहवर्धन करते हैं। मोदी जी अगर कोई काम देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, और आज वो विश्व में, मोदी जी की आपने बात देखी है, जब मोदी जी जाते हैं ना, जब सारे कंट्रीज इकट्ठे होते हैं, कोई भी सम्मेलन हो उसके अंदर, तो बाइडेन जो प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट है अमेरिका का, यूएस का, वो उनसे मिलके कहता है हेलो बॉस, खुद आता है उसके उनके पास हाथ मिलाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था यू आर द बॉस। आप एक बात देखो, उसके रशिया का प्रधानमंत्री पुतिन गले उठ के मिलता है अगले आदमी से, एक पहचान है उसकी पूरे वर्ल्ड में। तो पहले उस पहचान जैसा बनने की कोशिश करो। उसको आपको कुछ करने से धूमिल नहीं होगी, उसकी बड़े सारे उसकी लोगों आभा को। धूमिल नहीं कर सकते जी, आप। तो ये छवि पच नहीं रही है, आप ये पच कहना नहीं चाह रहे हैं। रही, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे लोग बाग। और सबसे बड़ी बात मैंने जो बताई कि ये कुछ कमी भी है हमारे यहाँ। ये तो वो तो है कि हम मेलाफाइडली नहीं डाइजेस्ट कर रहे। एक है बोनाफाइड, एक होती है मेलाफाइड, एक होती है, एक तो गलत इंटेंशन को तो बोलते हैं मेलाफाइड, और सही अच्छी इंटेंशन को बोलते हैं बोनाफाइड। लेकिन एक बोनाफाइड में मिस्टेक होती है हमसे, कि हम कभी भी किसी भी महान आत्मा जो हमारे बीच में होती है उसका सम्मान और आदर नहीं कर पाते, और उसकी महत्व को नहीं समझ पाते। अब मैं उदाहरण दूंगा इसके बारे में आपको दो तीन। जब राम पैदा हुए, अपने जमाने के समकालीन युग पुरुष, जिनके नाम आज भी सब जानते हैं और आज भी उनको याद करते हैं, लेकिन जब वो थे, तब उनकी वो महत्व को लोग नहीं समझते थे। अगर समझते होते, तो जब सीता माँ को वो लेके आए थे रावण के हाथ से, जब रावण को मारने के बाद
आए थे लंका से लेके, तो उसके बाद जब वो राजगद्दी पे बैठे थे तो तब भी लोगों के दिल में, लोगों के पेट में तभी भी बेचैनी हो रही थी, बदहजमी हो रही थी। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि कहना शुरू कर दिया कि राम राम क्या है। अब जो बीवी उसकी 14 साल वनों में रही, उसके साथ, रावण के साथ, और उसे उठा के ले आए। तो जब राम को नहीं छोड़ा यार, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, जिन्हें क्या क्या उनके नाम के आगे लगा दिए, तो कृष्ण जी को नहीं छोड़ा जब वो जिंदा थे, अब उनकी पूजा करते हैं मूर्ति में लगा के। क्या वही मोदी जी के साथ है? बिल्कुल, कई लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि अ मोदी जी जो हैं, ये क्या जाने परिवार का दर्द क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे राजनेता हैं जिन्होंने परिवार का दर्द कुछ ज़्यादा ही उन्होंने मतलब तूल दे दिया। हाँ, नहीं परिवार का दर्द कुछ ज़्यादा ही समझ लिया उन्होंने। हाँ, अपने परिवार को इतना आगे उन्होंने बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि पूरी सत्ता को ही कहीं न कहीं लेकर के चबा गए। नहीं, बड़े सारे ऐसे उदाहरण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दूसरे जो आम जनता जो है, उसके परिवार का दर्द नहीं समझ रहे क्योंकि वो खुद भी उनका परिवार नहीं है। हास्यास्पद बात है ये। अरे भाई परिवारवाद के तो वो खिलाफ है, जो परिवारवाद फैला रखा है परिवारवादियों ने, उनके तो वो खिलाफ है। अगर वो परिवारवाद फैलाते तो आज उनके भाई जो होते वो मंत्री होते, मिनिस्टर होते, कैबिनेट मिनिस्टर, इलेक्शन लड़के और बिना इलेक्शन लड़े भी ऑप्ट किया जाता है, आज मंत्री होते वो, आज वहीं बैठे हुए अपना बिजनेस नहीं करते होते, वहीं बैठे अपना काम नहीं करते होते। तो परिवारवाद से तो अछूते हैं वो। उनके आक्षेप लगाना एक इतना घिनौना अपराध है जिसका कुछ कहना नहीं है। एक उस आदमी पे जिसकी इतनी उज्जवल छवि है, उसके ऊपर इतना गंदा आरोप लगाना, ये बहुत गलत बात है। हाँ, बोले अकेले हैं भई नहीं, तो ये और वो परिवार की उसको समझ नहीं रहे चीज को। अगर वो परिवार किसी चीज को नहीं समझते तो आज जो लंबी लिस्ट है जो उन्होंने भारतवासियों के लिए, यहाँ के देशवासियों के लिए इतनी इतनी योजनाएं लाके की है, वो आज तक कभी हुई नहीं इतिहास में भारतवर्ष के। अगर एक एक चीज को गिना जाए ना और मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो कई दिन मेरे इंटरव्यू लगातार बैठा रहूंगा कर देने के लिए, अगर उनकी लिस्ट में बताने लगूं तो। उज्ज्वला योजना, कितनी कितनी योजना है यार, 5-5 लाख रुपए का बीमा दे दिया उन्हें गरीब लोगों को, जिन जिन पे वो राशन कार्ड बंद कर दिया अमीरों का। राशन कार्ड में क्यों क्यों कर दिया? क्योंकि लोग बाग क्या करते थे, राशन कार्ड बनवा लेते थे और वो सारा फायदा उठा लेते थे, गरीबों को बेचारों को फिर नहीं मिलता था जो पैसे वाले नहीं थे। तो वो बंद कर दिया। राशन कार्ड जिसके पास है उसको वो आएगा 5 लाख के बीमे में। ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने बना के रखी है। कोई एक जब जब वो उसका टॉयलेट बनाने शुरू किए थे, लाखों टॉयलेट बना के रख दिए इंडिया में। तो ऐसा नहीं है। देखो एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सबसे बड़ा जो कमी है वो है हमारी जनसंख्या। हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, विस्फोट है। इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना ये कोई मालूम आसान खेल नहीं है, मामूली बात नहीं है। 1.5 अरब तक पहुंच जाएगी अभी ये। आपको मैं बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 8 गुना बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन पता है कितनी है? 2.5 करोड़। और यहाँ यूपी कितनी है? 24 करोड़। एक यूपी में 10 ऑस्ट्रेलिया बन जाए और उसका एरिया 8 गुना ज्यादा है। 8 गुना ज़्यादा है। अब आप सोचो, एक थाली है आपकी, उसमें आपने 4 कटोरी, दो पूरी, सलाद उलाद रखा है, आराम से आ जाएगा। उसी में आपने रख दी 50 कटोरी, 40 पूरी और भर के सलाद, आ जाएगा। वही पोजीशन हो रही है। एरिया तो आपका वही है बटा हुआ, साधन सीमित है, इतना ज्यादा फ्लोरिश नहीं है फाइनेंशियली कि भाई सबको खिला पिला दिया जाए और सबके पेट भर दिया जाए। क्योंकि क्या है कि यहाँ वो नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मनी का। कोई रईस है तो इतना रईस है कि जिसे पता ही नहीं है कितना पैसा है, तेरे पुश्ते भी उसकी खा ले फ्री बिना कुछ किए। और जो बेचारा गरीब है, 75% लोग तो ऐसी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो जहां इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है, इतनी बड़ी खाई है गरीब अमीर की, वहां आप क्या कर सकते हैं? वो खाई पाटना आसान नहीं है, उसमें हम सबको आगे आना पड़ेगा। खाली एक ही आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप एक फिर भी वो कर रहा है। इसके बाद कोरोना आया, आज भी याद है मुझे, पूरे देश, पूरे संसार के देशों में त्राई त्राई हो गई और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद लोगों को ये उम्मीद थी कि भारत में तो पता नहीं क्या हाहाकार मच जाएगा।
1.5 अरब की पॉपुलेशन होने के बावजूद अकेला नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पूरे देश को संभाल के रखा। कितनी कम तादाद में, कितनी कम संख्या में यहाँ नुकसान हुआ देश के। और वैक्सीन बनाई, 2 वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन बनाई, कोविशील्ड बनाई, और खुद भी सप्लाई यहाँ लगाई सबके वैक्सीन, और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई की, जहां जहां जरूरत थी वहां सप्लाई की। तो उस आदमी के ऊपर क्यों क्या लांछन लगाना यार? वो किसके लिए कर रहा है? 24 घंटे में 18 घंटे तो देश के लिए जीता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी नजर आ रही है कि मैं भी और आप भी, आप तो हमसे बड़े हैं उम्र में, तो हमने सालों साल बड़े सारे ऐसे मुद्दे थे कि जिन मुद्दों पर सालों साल हम सुनते चले आए। जैसे कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा कभी खत्म ही नहीं होता था। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, तो मुद्दा ही बना रहता था। बीरबली खिचड़ी थी। या तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होता था, लोग लड़ रहे होते थे, और उसमें वक्फ बोर्ड लड़ रहा होता था, और ये लड़ रहे होते थे, और उसमें मतलब लगातार जो है चर्चाएं जारी होती थी। आग तो नीचे जल रही थी जी। और खिचड़ी ऊपर पेड़ पे लटका रखी जी थी, जी। तो वो पकेगी कैसे? तो ये कहा गया कि इस सरकार ने कहा कि सरकारों की इंटेंशन ही नहीं थी कि ये मसले हल हों, और जब ये मसले हल किए गए तो उसमें भी कहीं ना कुछ चीजें निकाल करके सामने लेकर के आए लोग बाग कि भाई ये तो इलेक्शन का एजेंडा था जो राम मंदिर बना। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? ये सब बातें झूठ है, बेकार है। एक आदमी को डिफेम करने के लिए, एक आदमी को बदनाम करने के लिए, उस आदमी को नीचे गिराने के लिए, जो आदमी आपके देश की पतवार लेके चल रहा है, जो इतना बड़ा नाविक है, इतना बढ़िया कि उसने देश की नाव को पार लगाया है, उसके खिलाफ अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये घोर अपराध है, ये मानवता के प्रति अपराध है। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के बारे में तो कभी सोचिए मत आप। दुनिया के उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। बाप, बेटा और गधे, एक गधा, ये तीनों जा रहे थे। जब गुजर रहे थे रास्ते में बोले, अरे देखो कैसे पागल है दोनों, गधा भी खाली जा रहा है, बाप बेटे भी पैदल जा रहे हैं, ये नहीं गधे बैठ के जाए, दिमाग ही नहीं है इनमें। तो सोचा बात तो सही कह रहे हैं, तो दोनों गधे बैठ गए। अब वो जब गधा आगे गया तब दुनिया वालों ने कहा कि देखो कितने कितने अन्यायी है दोनों, दोनों गधे पे लदे बैठे हैं, अब वो बेचारा अकेला गधा है, बताओ, लानत है इनके ऊपर। तो कही बात भी सही है। तो उन्होंने क्या किया, बाप नीचे उतर गया, बेटा बैठ गया, चलो जी बेटा। फिर आगे गए तो कहे देखो बेटा कितना ही निर्दयी है, बुढ़ा बाप तो पैदल जा रहा है और बेटा मजे में बैठ के गधे की सवारी कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये बात भी सही है। तो उसके बाद में बाप बैठ गया, बेटा नीचे उतर गया। तो कहा देखो बाप, देखो कैसे कितना मतलब इसकी तो हद ही है यार, मतलब अभी भी घोड़े की सवारी कर रहा है वो गधे की, और बेटा बेचारा पैदल जा रहा है। फिर उन्होंने फिर कहा कि छोड़ो यार, फिर उन्होंने अपना दोनों फिर अलग चले गए, गधा अलग चला गया। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि भाई दोनों बेवकूफ है, गधा अलग जा रहा है और ये अलग, ये है दुनिया। अगर आप गधे पे बैठोगे तो भी मुसीबत है, नहीं बैठोगे तो भी मुसीबत है, एक को बैठाओगे तो मुसीबत है, दोनों बैठोगे तो मुसीबत है। ये दुनिया है, ये किसी तरह के आदमी को जीने नहीं देती। मैंने आपको बताया 2 उदाहरण दिए कि राम का तो उदाहरण दिया, कितने महान थे, योगी कृष्ण का उदाहरण दिया। शिशुपाल ने 100 गाली जब दी तब उन्हें मारा, गाली देते थे उनके सामने, और क्या क्या उनको लांछन लगाए गए। गौतम बुद्ध का बताता हूँ, गौतम बुद्ध जैसे महान मिलना बहुत मुश्किल है। एक युग पुरुष थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो भाई था वो उनसे चलता था, जो कजिन था, कई बार उनको जहर देने की कोशिश की, मारने की कोशिश की उसने, और अल्टीमेटली राजकाज छोड़ के वहां गया, सन्यासी बन गया झूठा, और सन्यासी बन के एक अपना अलग मठ खोल लिया। तब उनसे कंपटीशन करने लगा, तब उस टाइम भी उनको मारने की कोशिश की, और अल्टीमेटली जो है बाप जो करेगा वो तो भुगतेगा ही। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जितने भी महान लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती का देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जिस समय थे, इतने बड़े युग पुरुष, क्या क्या उन्होंने किया नहीं देश के लिए, लेकिन जब वो जिंदा थे तब उनकी भी खिलाफत होती थी, उनकी भी बुराई होती थी। और डेथ कैसे हुई कि उन्होंने एक राजा के घर गए जो एक नर्सरी के चक्कर में फंसा हुआ था, डांसर के। तो उन्होंने ये कह दिया, अरे तुम इतने बड़े राजा होके एक कुतिया के चक्कर में पड़े रहते हो। तो वो बात ऐसी उसे लगी कि उसने उनको जहर दे दिया, पारा दे दिया। तो ऐसे ऐसे लोग जो दुनिया में हुए, लेकिन उस टाइम उनकी वो कदर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। वही पोजीशन आज मोदी जी के साथ हो रही है, और वही पोजीशन आज रामदेव जी के साथ हो रही है। रामदेव जी कभी बनेगा एपिसोड तो बताऊंगा मैं आपको।
मतलब ताज्जुब है यार। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब मैं करना चाहता हूँ, इसके बाद वाइंड अप करेंगे कि ये पहला हम अपनी सोच समझ में नेता देख रहे हैं, जिसके पीछे भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन हुआ और चारों तरफ से घेराव करने की योजना कई बार बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी घेराव ना कर सके। आपको क्या लगता है कि ये एक तरीके से जलन है या ये कमजोरी है, या नरेंद्र मोदी जी वाकई इतने सशक्त हैं कि जो काबू में नहीं आ रहे हैं? ये है क्या पूरा सिनेरियो? ऐसा है, ये तो बात सही है कि सूरज को छुपाना बड़ा मुश्किल काम है। सारे तारे भी इकट्ठे हो जाएं तो सूरज के सामने वो भी छुप जाते हैं। जैसे दुर्योधन भी बांधने चला था उसको, एग्जैक्टली, कृष्ण, भगवान कृष्ण को। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली। तो इनसे ये तो, चूंकि इनका तो उद्देश्य दूसरा है, इनका उद्देश्य तो देश और देश की जनता है। इनके तो मोदी मछली की आंख देख रहे हैं, तो केवल ना इन्हें पेड़ दिखाई दे रहा, ना इन्हें मछली दिखाई दे रही, ना आकाश दिखाई दे रहा। ये तो आंख दिखाई दे रही है देश और देश की जनता। और लोग जो है वो अपने स्वार्थ, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा इनके साथ, इसलिए वो सब इनके खिलाफ हो गए। क्योंकि उन लोगों को अपना निजी स्वार्थ चाहिए, अपना निजी, उनका स्वार्थ निहित है हर चीज के अंदर, इसलिए वो ऐसे निस्वार्थ भावना से काम करने वाले आदमी के अगेंस्ट है। और सारे एक हो गए। और देखो तो मजे की बात, आप उसकी पावर देखो ना उस आदमी की। वीर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वीर कहूंगा मैं, वीर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि जिसको इतने सारे लोग मिलके भी नहीं हरा पाए। कितनी बड़ी बात है। जिस तरह जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के खिलाफ सारे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और उसके 100 के 100 भाई। पता नहीं कितना बड़ा महान होते अकेले अर्जुन के सामने, लेकिन कोई पार बसा पाया सबका। और तो और कर्ण जैसा महारथी, वो भी उसके खिलाफ था। इतने सारे महारथियों के बीच एक अर्जुन था। वही पोजीशन इनकी है कि इतने सारे लोग, सब कौरवों की सेना है ये, और वो अकेले एक अर्जुन जो है उसके पीछे लगे। कहीं ना कहीं महाभारत जो है लेकिन रिपीट हो रही है। दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन बिगड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ प्रभु की कृपा रहती है। और प्रभु की कृपा जिसपे हो, उसका क्या कहना, वो तो डायरेक्ट लिंक हो गया उसका, तो कोई उसे तो बाली पाका नहीं कर सकता। तो ये मेन चीज है। सबसे बड़ी क्या क्या बात है कि मोदी जी की जो भावना है बड़ी निर्मल है, उनकी भावना को नहीं समझ। अच्छा, दुख की बात क्या है कि चलो ये लोग तो अपने निस्वार्थ से लगे हुए हैं जो उनके खिलाफ है, महागठबंधन बना लिया इन्होंने उनको हराने के लिए। इतने सारे लोगों को एक आदमी को हराने के लिए इकट्ठा होना पड़ा, जो कहीं से भी नहीं मिलते एक दूसरे, जिनकी ना तो आदतें मिलती, ना उनके जो वो है पार्टियों के उद्देश्य है, रूल्स है, जो भी है, कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी आपस में मिल गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी को हराना है। अरे मैं कह रहा हूँ, इससे अच्छा तुम लोग आपस में सारे मिलते देश को ऊपर उठाने के लिए, देश की जनता के लिए, देश की जनता को कुछ करने के लिए सब लोग मिलते तो कितना अच्छा लगता। आप लोग मिले हो, सब लोग मोदी जी को हराने के लिए। लानत है यार, क्या सोच है आदमी की। मैं सोच को ऊपर उठाना चाहता हूँ। आप लोग इकट्ठे हो, सब लोग इस तरह एकता करो और देश को ऊपर उठाओ। मोदी जी को नीचे मत गिराओ, देश को ऊपर उठाओ। उस भावना के साथ इकट्ठे हो। भावना तुम्हारी ये है कि तुम इकट्ठे हो रहे हो मोदी जी को हराने के लिए। लानत है यार इस भावना पे। क्या देश के लिए करोगे, क्या समाज के लिए, क्या देशवासियों के लिए करोगे। हम तो तब जाने जब देश के लिए इकट्ठे हो, देश समाज के लिए इकट्ठे हो। ये महागठबंधन। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने बड़ी ज़बरदस्त चर्चा की और आज हमारे वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आज हमने ये चर्चा की। बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमारे जो दर्शक भी जिस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको भी काफ़ी दृष्टि साफ़ हुई होगी कि क्यों नरेंद्र मोदी जी ख़ास हैं। मैं आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं तो ऑस्ट्रेलिया रहता हूं, मेरा कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन भारत मेरा देश है, मुझे इससे प्यार है, मुझे इसकी जनता से प्यार है। इसीलिए मैं इतने मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूँ, इसीलिए इतने एपिसोड बना रहा हूँ, इसीलिए बुक ऑफ लाइफ मैं फ्री में बंटवा रहा हूँ। 50,000 किताबें अब तक बंटवा चुका हूँ, देश की आने वाली पीढ़ी को बंटवा चुका हूँ, क्योंकि मुझे देश से प्यार है। मैं चाहता हूँ देश ऊपर उठे, देश ऊपर उठेगा, जनता अपने आप ऊपर उठेगी। तो मेरा ये उद्देश्य है, जीवन का एक मुहिम है। इसीलिए मैं सब बात कह रहा हूँ आपसे। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, कोई बीजेपी का मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं एक्टिव का इनएक्टिव मेंबर हूँ ही नहीं। मुझे बीजेपी से भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यू है।
जो किसी किसी बायस नहीं है। आई एम नॉट बायस्ड। मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, केवल उसकी समीक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने MS टीवी से अपने दिल की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, और आज हमने एक ऐसे विषय पर बातचीत की कि जो जनरली हम रूबरू में नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि एक व्यक्तित्व की महानता है, व्यक्तित्व का एक बड़ापन है, तो और वो कहीं ना कहीं उनका, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है वो जो अनुकरणीय है, और बहुत कुछ मार्गदर्शन उनके व्यक्तित्व से हम ले सकते हैं, इसलिए शायद इस एपिसोड को हमने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और महान पुरुष के बारे में हम बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।